अच्छा भाई, तो क्या किया आपने? हमने कहा सर ओपनिंग में सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई? नेट ऑब्लिगेशन आ गई 18 की। तो क्या सब नहीं लिख ली? नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट। अच्छा, अगर मैं ऑब्लिगेशन को प्लस में लिख रहा हूं तो मुझे एक्सपेंसेस को भी किस में लिखना चाहिए? प्लस में लिखना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है बेटा आपको? नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या लूंगा मैं, बताओ, बोलो। अच्छा देखो, इंटरेस्ट रेट्स अवेलेबल ऑन गुड क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैव बीन एज फॉलोज। 1 जनवरी 20x1 कितना? 5%। तो मेरे लिए रेलेवेंट ये 5% है, क्योंकि 4% तो फिर 31 दिसंबर 20x1 को हुआ है ना, वो मेरे लिए नेक्स्ट ईयर के लिए रेलेवेंट होगा। तो इस साल के लिए मेरे लिए कौन सा रेलेवेंट है? 5%। तो जरा 5% को बताओ किस पर अप्लाई करूं? बहुत सिंपल सर, 18 इंटू 0.9। करंट सर्विस कॉस्ट कितनी है? मेरी लायबिलिटी को बढ़ाएगी कम करेगी? बढ़ाएगी। कर दो ऐड। Contributions into the scheme by Byzantium, इससे क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी सर। क्योंकि लायबिलिटी टूवर्ड्स फंड मेरी ज्यादा थी, अब वो क्या हो गई? कम, क्योंकि मैंने फंड में क्या कर दिया? कंट्रीब्यूशन कर दिया। कितना था बेटा? बेनिफिट्स पेड, बेनिफिट्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। हमने कहा सर ये फंड जाने उसका काम जाने, फंड के एसेट भी कम हो गए, फंड की ऑब्लिगेशन भी कम हो गई, कंपनी की इस बेनिफिट्स पेड से कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा जबरदस्त, ठीक है। और देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। और सर हमें क्लोजिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग एसेट्स भी दिए हुए हैं, जो किसने निकाले होंगे? एक्चुअरी ने निकाले होंगे। तो जरा मुझे बता सकते हो कि क्लोजिंग ऑब्लिगेशन कितनी है? 24। जबरदस्त। क्लोजिंग ऑब्लिगेशन 24 है, और हमारी वर्किंग से जो अमाउंट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, बोलो? 17.9। 17.9 से 24 तक पहुंचने में मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो? 6.1 की ऑब्लिगेशन को बढ़ाना पड़ेगा, विच इज अ बैलेंसिंग फिगर, और जो कहां रिकॉग्नाइज होगी? OCI में रिकॉर्ड होगी। क्या ये बात क्लियर है बेटा? इस एग्जाम्पल को देखते हुए कोई कंफ्यूजन अगर अभी भी किसी बच्चे के जहन में है तो मुझे बता दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? थोड़ी सी क्लास आज लंबी भी ले लें तो कोई मसला तो नहीं ना? 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी हम टाइमिंग बढ़ा देंगे। जी बेटा, हाँ कोई सवाल हो आप बिल्कुल पूछें। अच्छा देखिए, होता क्या है मैं बताऊं आपको। अनसर्टेनिटीज और एस्टिमेट्स आपने जो कहा ना, मैं आपसे शेयर भी करूंगा, एक्चुअली की रिपोर्ट भी शेयर करूंगा मैं आपसे। इसीलिए हम
एक्सटर्नल एक्सपर्ट पर रिलाय करते हैं इसके लिए, ठीक है। अनसर्टनिटी है, मैं नहीं कह रहा अनसर्टनिटी नहीं है, और इसी अनसर्टनिटी की वजह से ये जो पॉइंट आपने रेस किया ना, इसी की वजह से इस रीमेजरमेंट के एलिमेंट को कहां पर ले जाया जाता है? OCI में ले जाया जाता है, क्योंकि IFRS का या IAS का फ्रेमवर्क क्या कहता है? वो कहता है भाई ये अनप्लैन्ड वॉलेटिलिटी P&L में नहीं जानी चाहिए। आज ऊपर की तरफ गुलाटी खा ली इसने, कल को नीचे हो गया, फिर ऊपर फिर नीचे। तो हमने कहा विद द पैसेज ऑफ टाइम ये काफी सारे अप्स एंड डाउन्स हो सकता है खुद ही एवरेज आउट भी हो जाए, नॉक ऑफ हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक बड़ा मशहूर कॉल है, देयर इज ओनली वन थिंग सर्टन अबाउट द फ्यूचर, दैट फ्यूचर इज अनसर्टन। फ्यूचर के बारे में सिर्फ एक ही बात सर्टन है, और वो क्या? दैट फ्यूचर इज अनसर्टन। नो वन नोज द फ्यूचर, ठीक है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, देखो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की बातें भी हमें करनी होंगी इस कोर्स में। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस का, ठीक है। वैसे तो अकल क्या कहती है? अकल ये कहती है कि सर अभी तो देने नहीं है ना पैसे, जब देने होंगे तब देख लेंगे, एक्सपेंस बुक हो जाएगा, लेकिन नहीं। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कहता है कि भाई एम्प्लॉय ने इस पीरियड में दे दी सर्विस, अब आपकी तरफ जो ऑब्लिगेशन निकलती है एम्प्लॉय की, व्हेन द एम्प्लॉय विल इवेंचुअली लीव द कंपनी, दैट ऑब्लिगेशन इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। इवेंचुअली जैसे जैसे वो सर्विसेज देता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, आपकी तरफ ऑब्लिगेशन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। कितनी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? क्वेश्चन मार्क। डिपेंड्स अपॉन वेरियस अनसर्टन फैक्टर्स। लेट्स कॉल एक्चुअरी टू हेल्प अस आउट। एक्चुअरी भाई साहब आए, हमने कहा भाई मदद करें हमारी, कितनी ऑब्लिगेशन बनती है हमारी? एक्चुअली ने कहा भाई ये बनती है ऑब्लिगेशन। आप अकाउंटिंग एक्सपर्ट हो, हम एक्चुरियल एक्सपर्ट है, लेट अस डू आवर जॉब। दिस इज द फिगर, कैलकुलेट द लायबिलिटी, कैलकुलेट द एक्सपेंस बेस्ड ऑन द फिगर। और ऑडिट के अंदर हमारे लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। हमारे लिए क्या काम आसान हो जाता है? हम एक्चुअली को बोलते हैं भाई ये रहा डेटा, ये रही सारी एम्प्लॉइज की फिगर्स, ये रहा पूरे साल का पेरोल, ये रही उनके इंक्रीमेंट्स, एज मांगते हो। अच्छा, दे आस्क फॉर अ सेट ऑफ डेटा ऑफ एम्प्लॉइज। ऐसे नहीं वो एक्चुअली आपको ऑब्लिगेशन निकाल के दे देगा, वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस मांगेगा, कितने साल हो गए। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर किसी एम्प्लॉय को 6 साल हो गए तो हाई चांसेस हैं कि वो छोड़ के जाने वाला नहीं है। So they have a set of data. They have certain patterns to study. आप समझ रहे हैं? They have past experiences. They have the data sets of the entire world. अच्छा, पाकिस्तान का डेटा सेट दूसरी कंट्री के डेटा सेट से बहुत डिफरेंट होगा, पैटर्न्स ही बहुत डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो एक बंदा जिसको 1 साल हुआ है, चांस है कि वो छोड़ देगा 2 साल में, 3 साल में। 3 साल हुए हैं फिर भी चांस है छोड़ देगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, जॉब छोड़ने के चांसेस कम होते चले जाएंगे, क्योंकि इंसान फिर अपने कंफर्ट जोन में जाना शुरू कर देता है। वो बोलता है भाई अब मैं बुढ़ापे में कहाँ जॉब छोड़ूंगा। तो ये वाले फैक्टर्स भी कौन अकाउंट फॉर करता है? एक्चुअली अकाउंट फॉर करता है। तो हमारे लिए तो काम बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे? हम बीइंग अ कंपनी सारी एम्प्लॉइज का डेटा एक्सेल के अंदर एक्चुअली को दे देंगे। एक्चुअली बोलेगा ये चीजें दे दो मुझे, क्या क्या दे दो। इनिशियल मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आई विल ऑल्सो शो यू द एक्चुअली रिपोर्ट इंशाल्लाह, कल की क्लास में दिखाता हूं मैं आपको। मैं जरा क्लाइंट्स के नाम वहां हटा दूं, क्लाइंट्स के नाम शाम हटा दूं मैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कल की क्लास में। तो आप देखिएगा एक्चुअली रिपोर्ट, बड़ी मजे की रिपोर्ट होती है। उसके अंदर पूरा पका पकाया हलवा उसने बना के दे दिया। अरे भाई ये ले लो, फिगर्स डालो, आगे बढ़ो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर क्या अब अगर एक्चुअली ने
ये सारा पका पकाया हलवा हमें बना के दे दिया है. So are we not supposed to do any further testing? Now that is purely audit domain. अब आपने ऑडिट डोमेन में खत्म रख दिया है. जो भी मेरा डोमेन है, लेकिन मैं उस पर डिस्कशन करूंगा तो फिर हम यहाँ से डिट्रैक हो जाएंगे कि हमने ऑडिट में क्या क्या करना है. हमने yes, there is a complete standard work of an expert. ठीक है कि how you have to assess the work of an expert, because not here only, there are various instances where you might be using the work of an expert. ठीक है, आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकता है किसी CFA की खिदमत हासिल कर रहे हो, आप हो सकता है ऑयल के रिग्स की वैल्यूएशन के लिए आप किसी ऑयल एक्सपर्ट की आप सर्विसेज ले रहे हो, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना ऑयल रिग कितना डीप है, उसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होगी. आपने तो ऑयल रिग के अंदर उतर के तेल के अंदर डुबकियां नहीं लगानी ना कि कितना ऑयल है. आपके अच्छों को भी नहीं पता लगेगा कि मेजर कैसे होता है, उसकी तो टेक्निक ही अलग होती है. ठीक है, सो यू नीड द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स. So not only in this area, there are multiple areas where we need the services of experts. For example, ये सवाल आपका होना चाहिए था IAS 16 में. सर जब हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की रीवैल्यूएशन करते हैं तो सर उसमें भी तो इतने सारे अनसर्टन पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकती क्या? होती है. जो रीवैल्यूएशन वाला होता है बंदा, वो CFO का दोस्त होगा, बोले यार जल्दी से अच्छी सी रिपोर्ट दे दो एक रिवैल्यूएशन की. भाई क्या रिवैल्यूएशन देनी है सर, बता दे मुझे, कल मिल जाएगी तुझे रिपोर्ट. वो भी 2 नंबरी कर लेगा. क्या ख्याल है? I16 की वैल्यूएशन में भी 2 नंबरी हो सकती है. तो जहां जहां अनसर्टेनिटीज आती हैं या जहां जहां ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं विच आर नॉट द डोमेन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा डोमेन नहीं है, अकाउंटेंट का डोमेन नहीं है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का डोमेन नहीं है, so we have to take the help of the experts. ठीक है, then those experts will help us out in determining कि क्या अमाउंट है. क्लियर है? इसमें और कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे बता दो. बेसिकली इस पूरी मूवमेंट से हम निकालना क्या चाह रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं क्लोजिंग नेट लायबिलिटी कितनी है, क्योंकि ये क्लोजिंग नेट लायबिलिटी किसकी बैलेंस शीट में जाएगी? ये कंपनी की बैलेंस शीट में जाएगी. आर यू गेटिंग दिस? ये क्लोजिंग नेट लायबिलिटी कंपनी की बैलेंस शीट में जाएगी. अच्छा, और मुझे बताओ कि ये वाला एक्सपेंस किसकी P&L में जाएगा? कंपनी. ये एक्सपेंस किसका है? कंपनी. ये तो कंट्रीब्यूशन वो है कि कंपनी ने अपनी लायबिलिटी को पे कर दिया, तो इसका कोई P&L का इम्पैक्ट नहीं है. ठीक है, और ये जो रीमेजरमेंट का इम्पैक्ट है, ये जो रीमेजरमेंट का बर्डन है, ये भी किस पे जाएगा? कंपनी पे जाएगा. बट वी आर नॉट टेकिंग दिस इन प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज दिस मे बी अ वोलेटाइल मूवमेंट. और स्टैंडर्ड कहता है कि चूंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए इसको तुम्हें P&L में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको तुम OCI में ले जाओ. ठीक है, शुड वी मूव ऑन? अब आ जाओ इस पे. सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट. सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट. अच्छा भाई, तो सर आपने ये बताया कि जो कंपनी की ऑब्लिगेशन है, यानी कि द अमाउंट विच द एम्प्लॉई विल इवेंचुअली बी ड्रॉइंग आफ्टर 10 years or 20 years whenever he leaves, there will be a balloon which is slowly and gradually increasing in size. Is it? हमने कहा सर ये साल ये एक बलून है, यहाँ पर हमने ईयर 20 के अंदर हमने इसको इतना पैसा देना है, कितना पैसा देना है? 1,60,00,000 ये पैसे देने हमने उसको. ठीक है, और जैसे जैसे ये ईयर्स ऑफ सर्विस होते चले जाएंगे
ये बलून होता चला जाएगा, हो सकता है यहाँ बलून इतना हो, फिर इतना हो, फिर इतना हो, फिर इतना, 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 इतना. This balloon is keep on increasing. तो सर क्या ये बलून सिर्फ और सिर्फ इन फैक्टर्स की वजह से ही बढ़ता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से बढ़ गया, इंक्रीमेंट की वजह से बढ़ गया, या करंट सर्विस कॉस्ट की वजह से बढ़ गया, जिस साल एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है उस साल की सर्विस की वजह से बढ़ गया, क्या किसी और फैक्टर से ये नहीं बढ़ सकता? बढ़ सकता है. क्यों नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल बढ़ सकता है. मिसाल के तौर पर कंपनी ने कहा, ईयर 1 में खड़े होकर कंपनी ने कहा कि भाई जो तुम्हारी लास्ट सैलरी होगी ना, उसका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस उसका 60%, जब तुम छोड़ के जाओगे इतना मिलेगा. 3 साल हुए, जो कंपनी के ओनर्स थे उन्होंने कहा नहीं यार, इनका बेनिफिट बढ़ा देते हैं, इनका बेनिफिट बढ़ा देते हैं. जब वो छोड़कर जाएंगे ना तो ये 60% भी हटा दो, उनको पूरा 100% बेनिफिट दे दो. सो कैन देयर बी अमेंडमेंट्स इनटू दिस प्लान? Yes. And can the cost increase due to certain amendments in the plan? Yes. The benefits can increase. The benefits can decrease also. The benefits can increase also. तो हमने कहा सर अगर ऐसी किसी चेंज की वजह से, ऐसी किसी अमेंडमेंट की वजह से कंपनी की ऑब्लिगेशन बढ़ गई, तो ऑब्लिगेशन तो एक ही तरह से बढ़ती है, एक्सपेंस डेबिट और ऑब्लिगेशन क्रेडिट. तो हमने कहा द एक्सपेंस विल इंक्रीज. ठीक है. तो ये जो सर्विस कॉस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की सर्विसेज इन द करंट पीरियड सिर्फ इस वजह से नहीं बढ़ती. अगर कोई अमेंडमेंट हो रही है, अगर कोई अमेंडमेंट हो रही है उसकी वजह से भी बढ़ जाएगी. आर यू गेटिंग दिस? फिर हमारे पास है सेटलमेंट्स एंड करटेलमेंट्स. ऐसा भी हो सकता है, मैं आ रहा हूं पहले करटेलमेंट्स पे. ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैंने कहा हो कि ये जो ग्रेच्युटी है, ये जो ग्रेच्युटी है ये सीनियर मैनेजर्स को भी मिलेगी, असिस्टेंट मैनेजर्स को भी मिलेगी, सुपरवाइजर्स को भी मिलेगी. फिर 3 साल बाद मैंने अपने प्लान को चेंज कर दिया. मैंने कहा भाई सुपरवाइजर्स को नहीं मिलेगी, सुपरवाइजर्स को नहीं मिलेगी. तो क्या उससे भी मेरे एक्सपेंस में कमी आ जाएगी? चेंज आ जाएगा? आ जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर हम इसको रीड भी कर लेंगे. सेटलमेंट्स. सेटलमेंट किसको कहते हैं? जब एम्प्लॉय छोड़कर गया था तो मैंने कहा एम्प्लॉय जब छोड़कर जा रहा है तो एसेट्स भी 1 मिलियन से कम हो गए, ऑब्लिगेशन भी 1 मिलियन से कम हो गई कम. ये बात तो एंड रिजल्ट बता दी मैंने आपको. अब एंड रिजल्ट से पहले वाले स्टेप पे आ जाओ. एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा है और सर उसकी जो लायबिलिटी हमने पे करनी है वो बनती है 1 मिलियन. कितनी बनती है? 1 मिलियन. लेकिन हमने उसकी मद में जो फंड में एक्सपेंस आज तक रिकॉर्ड किया है वो 0.9 मिलियन की है. लेकिन वो जा रहा है तो हमें उसको देने कितने? 1 मिलियन. और हमने आज तक एक्चुअली भाई के बोलने पर उसके नाम पर जितनी लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है वो कितनी की हुई है? 0.9 मिलियन. तो क्या मुझे 0.1 मिलियन का एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा? वो यहां करूंगा मैं, वो यहां करूंगा मैं. वो मैंने एक्सपेंस यहां बुक कर लिया. अब जब मैं उसको पे करूंगा तब कुछ भी पीएनएल में नहीं जाएगा.
इज एवरीवन गेटिंग दिस? ऐसा होगा, देखो ये तो नेचुरल बात है ना, सब चीजें अजम्पशंस पर चल रही हैं. सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि इफ एन एम्प्लॉई इज लीविंग तो मैंने उसके नाम के ऊपर उतनी ही कमेटी डाल दी हो जितने उसको लेके जाने? नहीं सर, मिसाल के तौर पर मैंने उसके डब्बे में डाले हुए हैं 9 लाख और जब वो जा रहा है तो उसकी इंटाइटलमेंट कितनी बन रही है? 10 लाख. तो सर ये जो 1 लाख रुपए है ये सेटलमेंट के ऊपर मेरा एक्सपेंस आ जाएगा. एक्सपेंस यहां ले लूंगा मैं और जब वो छोड़कर जाएगा तो सिर्फ फिर बैलेंस शीट एंट्री होगी, फिर उसमें एक्सपेंस की एंट्री नहीं होगी. केस वाइस वर्सा भी तो हो सकता है. वाइस वर्सा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. फिर सर्विस कंपोनेंट को हम डिक्रीज कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे डिक्रीज. क्या बात समझ आ रही है? फिर वो गेन ऑन सेटलमेंट आ जाएगा. सही. ठीक हो गई बात? जबरदस्त. सारे समझदार बच्चे हमारी क्लास में बैठ गए हैं, जल्दी समझ आए थे उनको. अच्छा भाई, माशाल्लाह. तो हम ऐसा भी कर सकते हैं. अच्छा, कुछ जो क्वेश्चंस थे वो खैर मेरा कल कराने का प्लान था, लेकिन मुझे अब 2 मिनट दें. एक एग्जाम्पल है कैप्लिन की, मैं वो खोलूं, वो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जॉइंटली अटेम्प्ट करेंगे. अच्छा, अब आप लोगों ने काम ये करना है कि देखें, आप सबके पास एक रजिस्टर होना ही चाहिए जो आप लोग अपने साथ कैरी करेंगे. अगर रजिस्टर ना भी हो तो कम से कम ये वर्कबुक ज़रूर हो, क्योंकि इसके अंदर नोट्स के सेक्शंस हैं तो आप उसमें भी नोटिंग कर सकते हैं. लेकिन रजिस्टर हो तो वो अच्छा है, क्योंकि यू हैव टू प्रैक्टिस सेवरल क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है, तो वो क्वेश्चंस के लिए रजिस्टर भी हो आपके पास. ये वर्कबुक आप ज़रूर ले लें हैमर से. और कैप्लिन की जो बुक और किट होगी वो मैं आप लोगों को सॉफ्ट में दे दूंगा. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करें बेटा. अभी कितना नजर आ रहा है आपको मुझे नहीं पता. रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लें. डिटरमिन द नेट प्लान ऑब्लिगेशन और एसेट एट 31 दिसंबर 2004 एंड 2005 एंड द अमाउंट्स टू बी टेकन टू प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर बोथ फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है. एंड आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है आपके लिए. कर लो. कुछ स्टैंडर्ड्स बड़े प्रैक्टिकल है, यानी कि व्हेन यू विल गो इन फर्म या आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वो स्टैंडर्ड्स आपको अप्लाई होते हुए बहुत नजर आएंगे. ये वाला, जैसे कि आपको अब ग्रुप अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स आपको अप्लाई होते हुए सिर्फ उनको नजर आ रहे होंगे जो किसी ऐसी एंटिटी में जा रहे हैं वो चीज़ है ग्रुप ऑफ अ कंपनी. ठीक है, अदरवाइज आपको वो अप्लाई होते हुए नजर नहीं आएंगे. लेकिन ये वाला स्टैंडर्ड आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा. रिक्वायरमेंट बस आप मूवमेंट बना लें पूरी, सिंपल. मेक द कंप्लीट मूवमेंट, सिंपल. बना ली, गुड. जरा बताओ रीमेजरमेंट कंपोनेंट कितना आता है? बिल्कुल ठीक. क्या सबका ऐसा आ रहा है? आप लोगों का भी? अच्छा, जरा ये भी निकालो कि पीएनएल में कितना जा रहा टोटल एक्सपेंस, वो भी जरा सम अप करो. 2004 में कितना जाएगा पीएनएल में एक्सपेंस, 2005 में पीएनएल में एक्सपेंस कितना जाएगा,
ओसीए में कितना जाएगा, बैलेंस शीट में क्या अमाउंट जाएगा, जरा ये सर्कल कर लो अपने पास। पूछूंगा मैं हर एक से। निकाल लिया आपने आंसर? निकाल लिया? सही नहीं है, अभी आ जाएगा सही, कोई टेंशन की बात नहीं है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। रिकंसिलिएशन के एलिमेंट्स अगर आपके जहन में हैं तो हम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और ओपनिंग से क्लोजिंग पर 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा बेटा, तो रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट तो यही रहेगा, क्या ख्याल है? ऐसा ही है एवरीवन? फिर से इसको देखें जरा गौर से, प्यार से देखें इसको, याद रहेगा फिर ये। हमने कहा सर ओपनिंग बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी है तो हम लायबिलिटी को पॉजिटिव में लिख देंगे, सिंपल। अगर आप लायबिलिटी को पॉजिटिव में लिख रहे हैं तो एक्सपेंसेस को पॉजिटिव में लिखें, बिकॉज एक्सपेंस विल बी एडिंग द लायबिलिटी। रॉकेट साइंस नहीं है, कीप थिंग्स वेरी सिंपल। तो हमने कहा सर जो ओपनिंग लायबिलिटी होगी हम उसको पॉजिटिव में लिख लेंगे और फिर जो भी एक्सपेंस होगा वो उस लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो ओपनिंग लायबिलिटी, उसमें नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट, अगर तो ओपनिंग में लायबिलिटी है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, वो भी ऐड अप हो जाएगा। सर्विस कॉस्ट इज यूजुअली एन एक्सपेंस, वो भी ऐड अप होगा। कंट्रीब्यूशन जो फंड में कर दिया जाएगा उससे लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बेनिफिट्स पेड का कोई इंपैक्ट नहीं आता, रीमेजरमेंट का बैलेंसिंग फिगर होती है और क्लोजिंग लायबिलिटी आपके पास सबसे एंड में, बॉटम लाइन फिगर आपके पास क्लोजिंग लायबिलिटी होगी, ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं इसी को रब करके इसी पे कर दूं? अच्छा, अब आप लोग मुझे फिगर्स बताएंगे क्या क्या आएगी और कौन कौन सी कहाँ कहाँ आएगी। अच्छा, मैं अभी कर रहा हूँ, बल्कि दोनों सालों की कर लेते हैं ना, 20x4 की भी कर लेते हैं और 20x5 की भी कर लेते हैं। तो बेटा आप बताएं, आप ही बताएं, 20x4 की ओपनिंग लायबिलिटी बता दें मुझे। दोनों साल की करनी है, ठीक है। x4, 20x4, 20x5। अच्छा, लेकिन अच्छा सवाल अभी नहीं है आपके साथ। 20x4 की ओपनिंग लायबिलिटी कितनी थी जरा बताओ? 60। ये देखें, at 1st January 20x4, at 1st January 20x4, the present value of the obligation was 140 million and fair value of the plan assets was प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन कितनी थी? और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, अब आप मुझे बताएं बेटा कितनी होगी ओपनिंग? 60 होगी, लिख दूं 60? 66 क्यों होगी बेटा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन 140, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स 80, तो 60 हुआ ना। लिख दिया मैंने 60, कहाँ चला गया? हाँ, ये मैंने लिख दिया 60। इंटरेस्ट कंपोनेंट कैसे निकालूं बेटा जरा बताएं। हमने कहा सर 20x4 का डिस्काउंट रेट कितना? क्या मैं इस 4% को 60 पे अप्लाई कर दूं? बताओ कितना बना? 2.4।
मैंने कहा सर 2.4। सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट कितना? 30। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये रहा 30। तो क्या इससे भी मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर 30। कंट्रीब्यूशन जरा बता दें कितना हुआ बेटा? 25। मैंने कहा सर कंपनी ने फंड में 25 डाल दिया, तो अब इसका मतलब कंपनी की लायबिलिटी इससे क्या हो गई? अच्छा, क्या किसी को बेनिफिट्स पे किए हैं? जी किए हैं सर 20। इसका इम्पैक्ट आएगा बेटा? नहीं आएगा इसका इम्पैक्ट, ठीक है। Remeasurement component is question mark. We don't know this. But do we know the closing figure? Yes. What is it? हमने कहा सर क्लोजिंग फिगर ये दी हुई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन, पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन। इसको हमें अगर मैं कभी शॉर्ट फॉर्म में कहूँ पीवी डीबीओ, तो इसका मतलब पीवी ऑफ डीबीओ दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ठीक है। इसको आमतौर पर शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख लिया जाता है, कभी लिख दूं मैं तो आप माइंड मत कीजिएगा, पीवी ऑफ डीबीओ, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 200। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स कितना? 120। तो नेट ऑब्लिगेशन कितनी हो गई? 80 हो गई। ये देखें मैं क्लोजिंग में 80 लिख रहा हूं, किसी को एतराज हो तो मुझे बता दो अभी से। अब आप जरा निकालें रीमेजरमेंट कंपोनेंट बेटा, कैसे निकलता है रीमेजरमेंट कंपोनेंट? हमने कहा सर ये जितनी भी वैल्यूज हैं जरा आप इसका सम निकाल लें। 67.6। इसका सम बनता है 67.6 67.4 और क्लोजिंग कितना? 80। डिफरेंस बता दो। 12.6। तो हमने कहा सर दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 12.6। अच्छा, अब चूंकि हमने 2004 कर लिया बेटा, थोड़ी देर अगर दे दो ना तुम, ठीक है। बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। ये देखो, अब मैंने आपसे सिर्फ ये पूछना है कि इसमें पीएनएल में कौन सा जाएगा, ओसीआई में कौन सा जाएगा, और कौन सी ऐसी फिगर है जो कहीं नहीं जाएगी। सर्विस कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट पीएनएल में जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो हमने कहा सर ये जो हमने येलो से हाईलाइट किया ये जाएगा पीएनएल में, ऐसा ही है। अब मैं कर रहा हूँ येलो में, आपको नजर ग्रीन आ रहा है, जो भी खैर, ये पीएनएल में जाएगा, ये भी, ये कहाँ जाएगा? 25। सर ये तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी सेटल होगी। वेरी गुड सर। ये रीमेजरमेंट कंपोनेंट कहाँ जाएगा? सर ये तो ओसीआई में जाएगा। जबरदस्त हो गई बात। अच्छा, अब जरा मुझे क्या बता सकते हैं 20x5 की ओपनिंग ऑब्लिगेशन कितनी है? तो जो 2004 की क्लोजिंग वही इसकी ओपनिंग। नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट बोलो। ने कहा सर इसका नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट निकलेगा 3% पे, तो निकाल लो। 2.4। सर इसका भी 2.4, इसका भी 2.4 आ गया। सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट, इसको मैं रब कर रहा हूँ सही। सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट कितना? ने कहा सर ये रहा 32, लिख लेते हैं 32। कंट्रीब्यूशन कितने दिए हैं बोलो? मैं कहा सर ये 30। बेनिफिट्स पेड का तो हमें पता है कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं, तो बेनिफिट्स पेड का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और क्लोजिंग ऑब्लिगेशन क्या आ रही है? 90। मैं कहा सर ये आ रही 90। तो क्या कोई मुझे ये क्वेश्चन मार्क वाली अमाउंट बता सकता है? 5 पॉइंट। किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर?
आपको क्लियर हो गया बेटा? ज़बरदस्त। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं, अगर कोई और एग्जाम्पल है तो वो भी आप कर लें, अच्छी बात है। और ये इसका सॉल्यूशन हमने चूंकि कर ही लिया तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, आप देख लेंगे, ठीक है? वक्त बचाते हैं और आगे चलते हैं, चूंकि आप लोगों ने ये ठीक कर लिया है, देख भी सकते हैं आप 12.5 और सॉरी 12.6 और 5.6 का रीमेजरमेंट का गेन आ रहा है। अच्छा भाई, जबरदस्त। अब मैंने जो आपको पास्ट सर्विस कॉस्ट, कर्टेलमेंट और इन चीज़ों की जो बातें बताई थी, आओ थोड़ा सा ज़रा उसको रीड भी कर लेते हैं, क्योंकि वर्कबुक इज़ अ समराइज्ड वर्जन, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट लेट्स रीड इट एज वेल। सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट, सर्विस कॉस्ट के कंपोनेंट हमें पता है, एक तो है करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट क्या है कि करंट पीरियड में एम्प्लॉय ने जो सर्विसेज दी उसने उसके बेनिफिट के बलून में कितना ऐड अप किया, दैट्स करंट सर्विस कॉस्ट। पास्ट सर्विस कॉस्ट किसे कहते हैं? सर, अगर हमने कोई भी प्लान में छेड़खानी कर दी, अमेंडमेंट कर दी, जिससे एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स बढ़ गए, जिससे क्या हुआ? एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स बढ़ गए। मिसाल के तौर पर बहुत छोटी सी एग्जांपल, मैंने ये कहा कि भाई प्लान तो चल रहा है 1 जनवरी 2020 से मेरा एक प्लान चल रहा है, ग्रेचुटी का प्लान चल रहा है, ठीक है? 21 भी हो गया, 22 भी हो गया, 23 भी हो गया, 23 में खड़ा हुआ हूं मैंने 23 के अंदर, 2023 के अंदर मैंने कहा कि यार प्लान तो चल रहा है ग्रेचुटी का, लेकिन जो ग्रेचुटी का बेनिफिट है ना वो बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो मैंने बेसिकली क्या किया सर, ये 2021 बल्कि 2020 से शुरू हो रहा है ना, 20, 21, 22 और मैं अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और मैंने 2023 के अंदर ये डिसाइड कर लिया कि वो ग्रेचुटी का प्लान जो मेरा कब से ऑपरेशन में है, जो मेरा 1 जनवरी 2020 से ऑपरेशन में है, मैंने ये डिसाइड करा 2023 में कि मैं बेनिफिट्स बढ़ा देता हूं। क्या कर रहा हूं? बेनिफिट्स बढ़ा रहा हूं। पहले मैंने ये कहा था कि एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा, तो जब वो छोड़कर जाएगा उसको लास्ट सैलरी का 60% मिलेगा, लास्ट सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 60%। और अब मैंने कहा कि वो 60% वाला फैक्टर भी हटा दो, 100% मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर जो 2020 से रिलेटेड एक्सपेंस होगा वो भी तो बढ़ जाएगा? आपने आज अगर ग्रेचुटी में कोई चेंज कर दिया, अगर आज आपने ग्रेचुटी प्लान में कोई चेंज कर दिया, तो ये ग्रेचुटी प्लान तो चल रहा है 1 जनवरी 2020 से, तो क्या ये वाला बेनिफिट डे 1 से बढ़ जाएगा? सर रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ जाएगा ना, डे 1 से बढ़ जाएगा। तो क्या अब वो जो मेरा ऑब्लिगेशन का बलून है, उस ऑब्लिगेशन के बलून में क्या 2020, 2021 और 2022 से भी कुछ फिगर ऐड अप हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। सो दैट इज पास्ट सर्विस कॉस्ट। आर यू गेटिंग दिस? दैट इज पास्ट सर्विस कॉस्ट। इसको पढ़ भी लेते हैं। पास्ट सर्विस कॉस्ट which is the change in present value। मेरी प्रेजेंट वैल्यू में क्या आ गया है? चेंज आ गया, क्योंकि मेरे ऑब्लिगेशन का जो बलून है वो एडअप हो गया है। जब मेरा ऑब्लिगेशन का बलून एडअप हो गया तो क्या उसको प्रेजेंट वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा? आ जाएगा। Past service cost, which is the change in the present value of the obligation for employee service in prior periods resulting from a plan amendment or curtailment। उसकी वजह से कोई भी चेंज आएगा
तो हमने कहा ये पास्ट सर्विस कॉस्ट में आप डाल सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज कर देंगे तो थोड़ा सा कर्टेलमेंट हो जाएगा, यानी प्लस भी हो सकता है ये एक्सपेंस, नेगेटिव भी आ सकता है आपके पास ये एक्सपेंस, ठीक है। और ये तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, एनी गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट। Past service costs arise when there has been an improvement in the benefits to be provided under the plan. और जो curtailment है, this is a significant reduction in the number of employees covered by the pension plan. This may be a consequences of employees being made redundant. ठीक है, फारिग कर दिया या हमने उनको नहीं देना है, कुछ कम कर दिया। अच्छा भाई, past service costs are recognized at earlier of when the plan amendment or curtailment occurs, or when the entity recognizes related restructuring cost or termination benefits. अच्छा, आम तौर पर simple, in simplistic words, जैसे ही ये amendment होगी, सारी के सारी past service cost आज मैं क्या कर लूंगा, recognize कर लूंगा। Simple as easy as that, क्योंकि वो सर्विसेज तो एम्प्लॉय मुझे दे चुका ना पास्ट पीरियड्स के अंदर, सो उनसे रिलेटेड कोई कॉस्ट होगी जो मैंने आज डिसाइड किया है, चेंज के थ्रू आज मुझे पता चला है, तो वो सारी की सारी कॉस्ट कब रिकॉग्नाइज हो जाएंगी, आज रिकॉग्नाइज हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा भाई, A settlement occurs when an entity, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसको हम रीड भी कर लेते हैं। A settlement occurs when an entity enters into a transaction to eliminate the obligation for part or all of the benefits under a plan. For example, an employee may leave the entity for a new job elsewhere and a payment is made from that pension plan to the pension plan operated by the new employer. The gain or loss on settlement is the difference between the fair value of the plan assets paid out and the reduction in the present value of defined benefit obligation. The gain or loss forms part of the service cost component. तो मैं आपको पहले बता चुका कि जब कोई एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा होगा, बेनिफिट्स पे आउट जब होंगे तो ऑब्लिगेशन और एफवी ऑफ प्लान्ड एसेट्स दोनों से सेम अमाउंट आप लेस करोगे, लेकिन उसका जो अगर कोई एक्सपेंस डिफरेंशियल रिकॉग्नाइज होगा तो वो सर्विस कॉस्ट के अंदर आप रिकॉग्नाइज कर चुके होगे। अच्छा भाई, तो इसी को देखते हुए अगर अब आप इस एग्जाम्पल को भी देख लो, रिक्वायरमेंट क्या है देखो, हाउ द एडिशनल बेनिफिट्स आर अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। बेसिकली एक्सपेंस होगा नहीं होगा, कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जरा मुझे बता दो, इसको रीड करो, विजिबल है, पढ़ो जरा और मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए इसका। मैं रीड भी कर रहा हूं। An entity operates a pension plan that provides a pension of 2% of final salary for each year of service. On 1st Jan 2005, the entity improves the pension to 2.5%. अच्छा भाई, बढ़ा दी, एंटिटी ने पेंशन को बढ़ा दिया, of final salary for each year of service, including service before this date. Employee must have worked for the entities for at least 5 years in order to obtain this increased benefit. At the date of improvement, the present value of additional benefits for service from 1st Jan 2001 to 1st Jan 2005 is as follows. Employees with more than 5 years of service at 1st Jan 2005, 150. Employees with less than 5 years of service at 1st Jan 2005, 120. 270 का टोटल अमाउंट है। तो मुझे बताओ कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए? पूरा के पूरा 270 पीएनएल में आपका रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए है, ठीक है।
इवन दो कि जो एम्प्लॉयज जिनको 5 साल नहीं हुए हैं, फिर भी हमारी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो है कि जब वो 5 साल हो जाएंगे उनको हमें पे तो करना है, ठीक है। तो हम उससे रिलेटेड भी पास्ट सर्विस कॉस्ट आज रिकॉग्नाइज कर लेंगे। क्या ये एग्जाम्पल आसान थी? इसको पढ़ भी लो। The entity recognizes all $270,000 immediately as an increase in the defined benefit obligation following the amendment to the plan. ठीक है भाई, और इसको भी जरा रीड कर लें, कर्टेलमेंट वाली एग्जाम्पल को भी। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लें। What is the net gain or loss on curtailment and how will this be treated in the financial statements? ठीक है, तो अब आपका जो कॉन्सेप्ट है कर्टेलमेंट का, उसके हिसाब से आप इसको रीड करें और सोचें कि क्या होने वाला है इसके साथ। क्या करेंगे बताएं? बस रिक्वायरमेंट यही है कि गेन लॉस क्या आएगा और वो ट्रीट कैसे होगा। 10% रिड्यूस हो रहा है कुछ? क्या रिड्यूस हो रहा है? और जब ऑब्लिगेशन रिड्यूस होती है तो वो क्या होता है? एक्सपेंस बढ़ता है या एक्सपेंस कम होता है? कम होता है। सिंपल। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमारी इनकम हो गई। सिंपल, इट्स वेरी वेरी इजी इलस्ट्रेशन। और इसको रीड करते हैं और इसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं। AB decides to close a business segment. The segment's employees will be made redundant and will earn no further pension benefits after being made redundant. उन्होंने कहा सर आगे उनको कोई बेनिफिट्स मिलने वाले नहीं हैं, हम रिडंडेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज फारिग कर रहे हैं। Their plan assets will remain in the scheme. तो उनके नाम पर जो एसेट्स हमने कंट्रीब्यूट किए थे वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। Their plan assets will remain in the scheme so that the employees will be paid a pension when they reach retirement. This is a curtailment without settlement. तो अभी हमने सेटलमेंट भी नहीं की है। अच्छा भाई, before the curtailment, the scheme assets had a fair value of $5 लाख। तो स्कीम के एसेट्स कितने थे? $5 लाख के। And the defined benefit obligation had a present value of $600,000। और हमारे पास PV of DBO कितनी थी भाई? 6 लाख। It is estimated that the curtailment will reduce the present value of the obligation by 10%। अच्छा भाई, तो हमने कहा सर सीन ये था कि हमारे पास नेट ऑब्लिगेशन थी कितनी? हमने कहा सर PV ऑफ DBO और FV ऑफ प्लान्ड एसेट्स। PV ऑफ DBO हमारे पास कितने थे? 6 लाख। और FV ऑफ PA और नेट ऑब्लिगेशन कितनी थी? अब हमारी ऑब्लिगेशन 10% से कम हो गई। इसका मतलब कि सर PV ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितनी हो गई? 10% से कम हो गई। 6 लाख का 10% कितना हुआ? 60,000। इसका मतलब कि अब ये कितनी रह गई? और हमने कहा एसेट्स में कोई चेंज, तो जरा बताओ नेट ऑब्लिगेशन कितनी? 40। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो चेंज ओवर हुआ ये मेरा 60,000 का इनकम कह लूं मैं इसे, या रिडक्शन इन एक्सपेंसेस कह लूं, कह सकता हूं? सिंपल, एज इजी एज दैट। चलो
ये भी तुम लोगों ने कर लिया। अब लगे हाथों ज़रा हाथ के हाथ ये एग्जाम्पल अभी कर लो, ये कर लो, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। 2 एग्जाम्पल जिसकी मैं आपको होमवर्क दूंगा और हम क्लास ऑफ करेंगे, लेकिन ये आप अभी कर लो। इसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लो। शो हाउ द डिफाइंड बेनिफिट प्लान वुड बी शोन in the financial statements for each of the years ended 31st December 20x1, 20x2, 20x3। तीनों साल में क्या जाएगा P&L में, क्या जाएगा बैलेंस शीट में, ये जल्दी कर लो, आसान सा है। तो बच्चों क्या आता है आपका आंसर? आओ चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। कितने बच्चों ने ठीक किया पता लग जाएगा अभी। ज़रा चेक करो अपने आंसर्स। ये राउंडेड ऑफ फिगर्स में हुआ है। मैं राउंडेड ऑफ फिगर्स में खैर है, थोड़ा बहुत मसला नहीं है कोई ऐसा, कोई टेंशन नहीं है। रीमेजरमेंट कंपोनेंट चेक करें सब, ठीक है। ये वाला ये जाएगा OCI में, देख सकते हैं आप लोग। प्रॉफिट एंड लॉस में, अच्छा ये सब बातें बतानी होती हैं। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज़ जाएगी, देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जा रहा है, सर्विस कॉस्ट, नेट इंटरेस्ट, ठीक है। OCI में क्या जा रहा है बता दिया आपने, और ऑब्लिगेशन में नेट ऑब्लिगेशन जाती है, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को ये फॉरवर्ड भी कर दूंगा कैप्लन की बुक, और उसमें जो आप लोगों का होमवर्क है ये तो हमने कर लिया ना। ये वाला 4 and 5, ठीक है। ये दोनों आपका होमवर्क है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5। ये दोनों आपका होमवर्क है, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे और कल इंशाल्लाह हमारी फिर से मुलाकात होगी। अब ये इसका डिस्कशन बहुत थोड़ा सा रह गया है, तो हम इस डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे IAS 19 को, और हो सकता है कि कल ही हमारा नया स्टैंडर्ड भी शुरू हो जाए, ठीक है। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल, कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ मुझे बता दो। एवरीवन प्लीज़, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो आप किसी भी क्लास में पूछ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। कभी भी पूछ लें, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।